हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद दिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे रेशम की अगर बात की जाए तो बेसिकली रेशम से बनने वाली जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे आप कवर कर पाएंगे। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेशम से अब तक कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, इन सब को यहाँ पे PYQ के फॉर्मेट में आप यहाँ पे देख पाएंगे। तथा ये MCQ टाइप है तो इसलिए बहुत ईजी होते हैं इनको कवर करना। और यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं उससे अलग क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, श्योर है। आप सबकी एक क्वेरी है कि मैम ये बताइए एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो अब समय बहुत नज़दीक है। ठीक है, अगर हम सटीक नहीं चले, यानी अगर हमने सही प्लेटफॉर्म, सही रास्ता, सही मार्ग नहीं अपनाया तो हम अपने गंतव्य तक यानी हम अपने लक्ष्य को नहीं छू सकते। ये कंफर्म है, 101% कंफर्म है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं, कहीं कोई भटकाव नहीं है इसमें। तो इसलिए आज का जो सेशन है अभी रेशम कर रहे हैं, और दिन में हम कभी भी ऐसी क्लास रखेंगे जहाँ केवल और केवल ये होगा कि TGT PGT स्टूडेंट कहाँ ना भटके, यानी कि कौन कौन से स्टेप हैं या कौन कौन से रास्ते हैं जहाँ भटक सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन्हें अपना के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, दोनों को ही देख लेंगे। यानी ऐसे रास्ते जो आपको भटका भी सकते हैं और ऐसे रास्ते जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा भी सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि रास्ते होते हैं और रास्ते ही हमें लक्ष्य से भटका सकते हैं और रास्ते ही हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरह कि आपके दोस्त आपको आपके ड्रीम को पहुंचा भी सकते हैं और ड्रीम को बर्बाद भी कर सकते हैं, उसी तरह से चलिए, यानी आप खुद ही अपने लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हैं, आप खुद ही उसको दूर भी हो सकते हैं। इस तरह मान लीजिए, आप किसी और पर्सन को ना माने, अपने आप को ही मान लें, तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाएगा। तो चलिए अभी हम अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस तरह की वीडियो यानी जो आपके मोटिवेशन से जुड़ी होगी, साथ में आपकी गाइडेंस से जुड़ी होगी कि किस तरह आपको अपना टारगेट अचीव करना है। चैप्टर नंबर, अगर युद्ध की बात की जाए तो यह चैप्टर नंबर 19 है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो रेशम देखने को मिल रहा है। यानी 19वें चैप्टर पर क्या है, यूथ कंपटीशन टाइम में, तो रेशम है। आज हम रेशम के महत्वपूर्ण पॉइंटों को कवर कर लेंगे एक ही चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर रेशम को देखते हैं। उसी मोटिवेशन कोड के साथ हम अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है भाई, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा तंतु है, तो वो होता है हमारा रेशम। ये प्राकृतिक तंतु है बट मजबूती में सबसे अधिक मजबूत है, तभी तो इसको क्या कहा जाता है, फाइबर ऑफ क्यून कहा जाता है, यानी रेशों की रानी कहा जाता है। तो वो कौन होता है, रेशम होता है। जिस रेशे का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हम राजा कहते हैं, यानी कॉटन को क्या कहा जाता है, तो राजा कहा जाता है। रेशम को क्या कहा जाता है, तो रानी कहा जाता है। ठीक है, सब प्राकृतिक तंतुओं में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर तंतु है तो वो रेशम है। ये प्राकृतिक जगत का रेशा है, इसकी प्राप्ति प्राणिज से होती है। यह प्रोटीन प्रधान होता है क्योंकि प्राणिज से हुआ है तो प्रोटीन प्रधान होगा। यह एक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इस कीड़े को क्या करते हैं, इस कीड़े का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बॉम्बेकस मोरी है। इसका नाम क्या है, इस कीड़े का नाम क्या है, तो बॉम्बेकस मोरी जो है वो हमें क्या देता है, रेशम देता है। यह शहतूश यानी मलबरी की पत्तियां खाता है। ठीक है, शहतूश क्या कहते हैं, मलबरी की पत्तियां खाती है। और रेशम के कीड़े का पालन क्या कहा जाता है, तो सेरिकल्चर कहा जाता है। रेशम का जन्मदाता कौन है, तो चीन है। जिस तरह कपास का जन्मदाता भारत कहा जाता है उसी तरह रेशम का जन्मदाता कौन है, चीन है। उत्पाद की दृष्टि से कपास कौन सा पहले, भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे पर है, पहले पे कौन है, अमेरिका है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन सा रेशम निर्माण होता है, यानी बेसिकली यहाँ पे जो कीड़ा है उसकी क्या विशेषता है, वो अरंडी पे पाया जाता है और वो कौन से रेशम का निर्माण करता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा रेशम देता है, तो अरंडी, आ से अरंडी और आ से एरी रेशम, वो क्या देता है, एरी रेशम देता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माउस, आज का रखेंगे एक वीडियो जिसमें आपको बताएंगे कि आप माउस नहीं होना, यानी आप निराश मत होना, किसी तरह से मायूसी में मत रहना।
किसी तरह का मतलब नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि अब पॉजिटिव पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका टीजीटी है, उसके दैन इसके बाद ही आपका बीपीएससी है। तो बीपीएससी अगर अपने बुरे समय में आप लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का एस्टेट आने वाला है, तो हम जिम की उसकी तैयारी कराएंगे तो आप उसे भी कवर कर पाएंगे। देन इसके बाद फिर एलटी है, तो एलटी भी अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो बस आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। अरंडी के पेड़ में पाए जाने वाले कीड़े से एरीनेशियम का निर्माण होता है। अरंडी के पौधे क्या है, छत्तीसगढ़ में। और अगर पूछा भी जाए कि अरंडी के पौधे सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तो भारत में, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा से प्राप्त होते हैं और इससे रेशम पालन एरी की अच्छी संभावनाएं छिपी हैं। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, इसी तरह शहतूश के पौधों पर कोसा कृषि पालन कार्य किया जाता है। ये रेशम कीट अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, तो अपने जीवन को मतलब बनाए रखने के लिए कोकून का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कछारे यहाँ पे पनेहा सिल्क मिल्क में एरी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों से प्राप्त कोकूनों से आधुनिक मशीनों के माध्यम से उत्कृष्ट कोटि के रेशम धागे बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसका प्रतिकूल प्रभाव होगा, तो वो हो जाएगा क्षार का। किसका प्रतिकूल प्रभाव होगा, तो वो क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो रेशम के तंतुओं पर क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्षार तत्व छुड़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर रेशम की बात की जाए तो रेशम के तंतुओं में क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षार धब्बे छुड़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। रेशम रेशों के प्रति सदृश्यता होता है, इसके लिए अम्लीय रेशों का एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसके अगर विरंजक की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोपोरॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है, परंतु तीव्र विरंजक जैसे कि क्लोरीन, सोडियम और हाइपोक्लोराइड ठीक है, हाइपोक्लोराइड आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। रेशम पर पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। रेशम पसीने वाले स्थान पर कमजोर तथा क्या हो जाता, बदरंग हो जाता। आपने वैसे भी देखा होगा, हमें जहाँ पसीना आता रहता है वहाँ पर कपड़ा बदरंग हो जाता है, तथा वहाँ पे क्या हो जाता है, कपड़े के बदरंग होने के साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब उस जगह का तंतु जो है कमजोर हो जाता है, तथा वहाँ पे बहुत बदरंग सा निशान, गंदा सा निशान बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। चलिए इन्हें देख लेते हैं कि क्या क्या है रेशम के भौतिक गुण। और यहाँ पे बात कर लेते हैं रेशम के भौतिक गुणों की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा चिकना सूत्र होता है, और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी यहाँ पे संयत दीर्घीकरण, यहाँ पे दीर्घीकरण होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोकाय यानी कोकून के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कोकून के जो सही चरण उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले छटाई करना जिनको सॉर्टिंग कहा जाता है। छटाई करने के बाद रील बनाना जिसको रीलिंग कहा जाता है। रील बनाने के बाद थ्रोइंग करना, और थ्रोइंग करने के बाद कताई करना, और कताई करने के बाद गोंद छुड़ाना या डिंगमिंग करना। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारण करना है, यानी यहाँ पे क्या करना, वेटिंग करना है। तो इस तरह से उसकी क्या हो गई, ये सीक्वेंस यानी क्रम हो गए, किस तरह से उसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिलामेंट कोर्स, डुपियन और नोएल किस प्रकार हैं या किसके प्रकार हैं? तो आप बताएंगे किसके प्रकार हैं, तो ये रेशम के प्रकार हैं। ठीक है, फिलामेंट कोर्स और डुपियन और नोएल किसके प्रकार हैं, तो ये रेशम के हैं। ये कहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पर टीजीटी झारखंड में पूछा गया है। चलिए हम पूरा देखें इसे, उससे पहले इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। ये यहाँ तक हो चुका है। रेशम की रानी इसको कहते हैं, या फिर कहें देशों की रानी इसको कहा जाता है, ये भी सही है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी यानी यहाँ पर क्वींस ऑफ ऑल फाइबर्स कहलाने का गौरव प्राप्त है। यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े यानी सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियाँ यानी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या याद रखेंगे, मलबरी यहाँ पे लीव्स को खाकर जीते हैं। वे रेशम का उत्पाद करते हैं। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है, भाई रेशम के कीड़ा 4 अवस्थाओं से गुजरता है। उसकी सबसे निष्क्रिय यानी जिसमें वो कुछ नहीं कर सकता, वो अवस्था कौन सी हो जाएगी, तो वो कोकून हो जाएगी। जब वो अपने आप को कैद कर लेता है, वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो वो कोकून हो जाएगी। ये कहें कि जब वो उसके ऊपर इस तरह की जो परत छप जाती है रेशों की, यानी वो अपने मुंह की ही लार से, देखिए ये हो गया कीड़ा, कुछ इस तरह बना लेते हैं और इस तरह से उसके मुंह से लार निकलने और लार ग्रंथियों से ही वो क्या हो जाता है, अपने आप में ढक जाता है। यानी जैसे एक गर्भवती महिला अपना ही वजन नहीं झेल पाती है गर्भ का, इसी तरह से ये भी ढक जाता है और इसकी ये निष्क्रिय अवस्था हो जाती है, यानी कुछ काम नहीं कर पाएगा उस अवस्था में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि ये निष्क्रिय अवस्था कितने टाइम तक रहती है इसकी, तो देख लेते हैं। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून की अवस्था है। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करने लगते हैं। उसके मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं जिनके छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार निकलती है, जो वातावरण में सूखी जाती है। सूखने के बाद ये आपस में सट जाते हैं, जिन्हें प्यूपा या कहें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर पर लपेट जाते हैं। 24 घंटे में ही कीड़े इतने अधिक लाश स्रावित करते हैं कि वे स्वयं उसी में छिपकर अपने ऊपर यहाँ पे सेरिसिन की सफ़ेद कोट बना लेते हैं। किसकी, तो याद रखिएगा सेरिसिन की। ये 3 से 4 दिन पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून बनाने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं। जब प्यूपा बन जाता है तब वो क्या करते हैं, 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम तथा रेयॉन का निर्माण छीना वस्त्र, तो याद रखिएगा क्या बनेगा, तो शिफॉन बनेगा। रेशम अथवा रेयॉन से निर्मित वस्त्र झीना वस्त्र कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो हमारा शिफॉन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, छीना वस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक आविष्कार है या एक चमत्कार है। रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी, इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है रेयॉन, याद रखिएगा। रेशम एक डॉट डॉट रेशा है, तो आप क्या बताएंगे कि कैसा रेशा है, तो ये प्रोटीन युक्त रेशा है। कैसा रेशा है, तो प्रोटीन युक्त रेशा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है। रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकली लार है, जो वातावरण में हवा से सूखकर रेशा बन जाता है। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े का जीवन काल कितना होता है, तो चलिए इसे जान लेते हैं। जीवन काल कितना होता है, तो चलिए 2 माह का होता है। जीवन काल इनका 2 माह का हो जाता है, 60 दिन का होता है। इसी अल्प अवधि में ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। रेशम उत्पाद की कितनी अवस्थाएं हैं, तो याद रखिएगा 4 अवस्थाएं हैं। रेशम के कीड़े की कितनी अवस्था है, तो भी याद रखेंगे 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, और याद रखेंगे मलबरी की पत्तियां खाता है, और अभी हमने इसका नाम भी देखा था, तो वो भी आपको याद रखना है।
ठीक है, इसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसका नाम क्या था। तो बम्बे याद रखना, बम्बई, बम्बई से बनेगा बॉम्बिकस। इसका नाम बम्बई से याद रखिएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर बॉम्बे, बम्बई और या फिर बॉम्बिकस। ठीक है, बॉम्बिकस। बॉम्बिकस क्या है? बॉम्बिकस मोरी इस कीड़े का नाम होता है, रेशम का जो शहद उसके पेड़ पर पलता है, बॉम्बिकस मोरी। ये 4 अवस्थाएं अपनी पूरी करता है। पहले ये एग देता है, अंडा, फिर लार्वा देता है। लार्वा के बाद ये प्यूपा अवस्था में होता है। सब काट देते हैं। अब देखिए, ये पहले एग देता है, फिर लार्वा देता है, लार्वा के बाद ये प्यूपा अवस्था में होता है, प्यूपा की अवस्था के बाद ये मूठ में बन जाता है, यानी कीड़ा या पतंग बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे OVA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे OVA का यहाँ पे परवड़ी शब्द क्या है? तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या है OVA का परवड़ी शब्द। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट। ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट, O से ऑक्सीजन, B से ब्लीचिंग और A से एजेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अगर बात की जाए, रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरा कथन है या कारण है अभिकथन का, तो वो है रेशम के रेशों में क्रिस्टल कड़ियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये दोनों सही है या गलत हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्टल कड़ियाँ नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे बाल के जलने की बदबू देते हैं। तो भाई जिन रेशों में प्रोटीन की मात्रा होगी वो बाल के जलने की बदबू देते ही देते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा के कारण। ठीक है, ऊन एवं रेशम यानी वूल और सिल्क, ये क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, और इनमें क्या होता है, इसी कारण इनमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं ऊन में और रेशम में, क्योंकि ये कौन से हैं? ये आपके प्राकृतिक जगत के रेशे हैं। इसी कारण इनमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। ये दोनों रेशे जानतव्य रेशे या फिर कहें एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन मुख्यतः भेड़ से तथा रेशम कीड़ों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखाई देता है। तो अगर यहाँ पे ये भिन्न दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सत्य है कथन। ये कैसा है? तो सत्य है। डॉट डॉट ऊष्मा का कुचालक है। तो कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो आप बताएंगे कि जो रेशम है वो क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। अत्यधिक हल्का रेशा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो रेशम हो जाएगा, जो अत्यधिक हल्का रेशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बार बार कोई रिपीटेशन है तो हम आगे बढ़ जाते हैं स्किप करके। इसको देखिए, सस्मीरा। सस्मीरा क्या है? तो इसको अगर बात की जाए तो ये है सिंथेटिक्स एंड
आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ही कहा जाता है आपका सचमेरा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? तो आप देख ही पा रहे हैं, सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन है, यानी यहाँ पे रेशम से रिलेटेड काम होता है ये। ठीक है, सिंथेटिक एंड आर्ट्स मीन्स आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन, यानी जो आपकी आर्ट्स हैं, सिल्क है, मिल्क, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं सिल्क के सामान, उनको यहाँ पे उन पर रिसर्च होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी देखा जाता है। किस प्रकार की सिल्क में कीड़ों को मारा नहीं जाता? तो वो होती है हमारी, जिसमें हम कीड़े को जिंदा रखते हैं, कीड़े को मारते नहीं, वो होती है हमारी मूंगा रेशम। मूंगा रेशम में हम कीड़े की जान नहीं लेते, यानी हम उसको जिंदा रहते हुए उससे रेशम प्राप्त कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे अवशोषक विधि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ये रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है, तो हमने ये देखा था अवशोषक विधियों से। देखिए परिसज्जा से एक या दो क्वेश्चन आते हैं और 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जो तंतु पर लगे धब्बों या दागों से कि किससे छुड़ाया जाता है। चिकनाई युक्त दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अवशोषण में क्या जाएगा? बेसन, चोकर, आटा, फ्रेंच चॉक, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेड का चूना और यहाँ पर टेनिकम पाउडर आदि इस तरह के यूज़ करे जाते हैं, जिन्हें डालने के बाद वो क्या कर सूखे होते हैं, वो उसका चिकनाई खींच लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता, वह धागा ढूंढा जाता है, वह विधि है। तो यहाँ पे अभी हमने मूंगा को देखा था, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? रेशम के कीड़े को नहीं मारते, पर यहाँ पे धागा ढूंढा जाता है और उसे गर्म पानी में डालेंगे तो वो मर जाएगा। तो ये हो जाती है थ्रोइंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो थ्रोइंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके लिए यहाँ पे है मंगलिंग का प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे कि किसके लिए होता है? तो वो हो जाएगा मलमल के लिए। ठीक है, एम फॉर मलमल। तो मलमल के लिए आपका याद रखिएगा मंगलिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लंबे तंतुओं को क्या कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पिछली बार आ चुका है, तो इसको कहा जाता है फिलामेंट। बस एक को याद रखिए, दोनों के अलग है, और छोटे तंतुओं को स्टेपलेट। ठीक है, तो यहाँ पे फिलामेंट क्या होता है? तो फिलामेंट होता है जो लंबे तंतु होते हैं, फिलाई करते हैं, याद रखिएगा। अगर लंबाई होते हैं प्राकृतिक रेशों में, सिल्क क्या है? फिलामेंट रेशा है। पूछा जा चुका है कि सिल्क कैसा रेशा है? तो फिलामेंट रेशा और प्रोटीजन रेशा है।
चलिए हो गया। यहाँ पे लंबे तंतुओं को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे फिलामेंट कहते हैं लंबे तंतुओं को। छोटे तंतुओं को क्या कहा जाता है, तो देखिए पसाने के लिए पहले ऑप्शन पे क्या दे रखा है, स्टेपल, जिससे कि बच्चा थोड़ा भी कंफ्यूजन में हो तो वो स्टेपल लगाया है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन किस तरह गड़बड़ आ रहा है कि लंबे तंतुओं को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा फिलामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कपड़ों के, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है, तो अगर हम बात की जाए तो बेटिंग जो है वो विशेष प्रकार की परिचर्या किस पर होती है, तो रेशम के कीड़ों पर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्के होते हैं। रेशम को 3 साल से क्रिया कराकर रेशम की वस्तु का वजन बढ़ाया जाता है और इसके छूने के गुणों व यहाँ पर लटकनशीलता को सुधारा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे फाइब्राइन। अगर बात की जाए रेशम की, तो 2 तरह की प्रोटीन होती है, फाइब्राइन तथा सेरिसिन। रेशम के कीड़े के मुख से लार निकलती है, वह द्वय ग्रंथियां में से आती है। दोनों ग्रंथियां आपस में एक गोंद सदृश पदार्थ निकालती हैं जो आपस में सेरोसिन द्वारा सट जाती हैं तथा एक प्रकार की गोंद तैयार हो जाती है जिसमें वो कोकून अवस्था में अपने आप को कैद कर लेता है। चलिए, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोटीन है जो कच्चे रेशम में पाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा फाइब्रोइन। फाइब्रोइन जो है वो कच्चे रेशम में पाया जाता है। कीड़े का नाम मैंने आपको बता ही दिया। अगर बम्बई याद रखना, बम्बई से आपको याद रहेगा बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे मैरी था कुछ, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूत जो एक जानतव्य कीड़े के कोकून से बनता है वह होता है। देखिए इसने नाम बदल दिया, सूत कह दिया, तो इसका मतलब वो सूत नहीं है, वो जानतव्य, यानी याद रखिएगा जानवरों से वह है। तो याद रखेंगे 25 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ साफ साफ कह दिया सूत जो एक जानतव्य कीड़े के कोकून से बनता है। भाई सूत तो सारे होते हैं बट कोकून से बनता है, तो कोकून से हमेशा रेशम बनता है। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं, तो वो हो जाता है सेरीकल्चर, यानी बड़े पैमाने पर जब हम रेशम का काम करते हैं तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर निम्न बनाने की, तो यहाँ पे जो है वो रेशम है, ठीक है। सेरीकल्चर से क्या बनता है, तो रेशम बनता है। रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा सेरीकल्चर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं, किसी भी भाषा या किसी भी लैंग्वेज या किसी भी मतलब क्वेश्चन को रखने के तरीके में आ जाए। पाला जाता है, बनता है, सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम है, मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए बट आप सेरीकल्चर को नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशम की खेती उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो फिर आ गया, तो आप फिर भी क्या कहेंगे, सेरीकल्चर कहेंगे। मैं कहना किसी भी तरह में आपसे पूछ लिया जाए आपका राइट आंसर क्या होगा, सेरीकल्चर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम बस सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था, तो अभी हमने पढ़ा था इसका
कि इसका जो जन्मदाता देश है वो कौन था? चीन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र या कहें लगभग है जीवन अवधि रेशम के कीड़े की, तो हमने अभी पढ़ा था कि इसकी जीवन अवधि है वो कितनी रहेगी, तो 37 से 63 दिनों तक रहती है। ठीक है, 37 से 63 दिनों तक रहती है। अगर माह में पूछा जाता तो 2 माह मानी जाती है, यानी 60 दिन तक मानी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर रहेगा। 30 यानी 1 मंथ और 60 यानी 2 मंथ, तो 37 से 63 दिनों तक याद रखेंगे। जिसका वैज्ञानिक क्या नाम है, तो हमने कहा था आपको याद रखना बम्बई को, तो बॉम्बिकस मोरी इसका वैज्ञानिक नाम है। ये अपने छोटे से जीवन काल में शहतूत की पत्तियों का 300 से 400 शहतूत की पत्तियों से 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देता है। ठीक है, रोपण कर देता है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा मादा कीट लार्वा निकलता है। याद रखिएगा, प्रत्येक अंडे से क्या 10 दिन में एक नन्हा कीट या लार्वा निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए 30 से 40 में यहाँ पे सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा गोल मटोल हो जाता है। तत्पश्चात ये 2 से 3 माह तक अपना सिर इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर लाल ग्रंथियों की सहायता से कोया या कोकून का निर्माण कर लेता है। वायु के संपर्क में आकर यही कोकून सूखकर रेशमी धागा बन जाता है। रेशम है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक रेशा। रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। एक यहाँ पे याद रखिएगा तंतुक रेशा है, तो एक तंतुक रेशे की बात की जाएगी, तो यहाँ पे एक तंतुक रेशा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनके अकॉर्डिंग आप हम सब क्या देख रहा है, तो हम सब एक तंतुक रेशा देख रहे हैं, तो वो हमारा रेशम हो जाता है। चलिए, एक तंतुक रेशे की बात करें तो वो कौन हो जाएगा? तो वो रेशम हो जाएगा। रेशम क्या है? तो ये एक तंतुक रेशा है। यह प्राकृतिक प्रोटीन यानी फाइब्रिन से बना रेशा है। ये किससे बना है? तो फाइब्रिन से बना है, जो शहतूत के पेड़ों पर रहने वाले एक विशेष कीड़े के लार्वा द्वारा स्रावित पदार्थों से प्राप्त होते हैं। रेशम का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। भारत में रेशम की सभी किस्में पाई जाती हैं। चीन के बाद भारत रेशम का सबसे या कहें दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करता है। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? तो यानी ये सभी रेशम की विशेषताएं में से गलत विशेषता उसकी छांटनी है। तो अगर गलत विशेषता की बात की जाए तो ये होता है कि इसकी विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। बाद बाकी सब सही है, तो देख लेते हैं। इसका जो सही है वो उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। ये सही है। ये नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ पे पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई और इसकी क्या है, याद रखेंगे, इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2 यहाँ पे H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। इस पर याद रखिएगा।
यहाँ पे H2O2 तथा यहाँ पे याद रखेंगे SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्यूपा। किस चरण में? तो ये प्यूपा चरण में अपने तंतु पैदा करता है। अंडे से कीड़ा बनाने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कीड़ा। ठीक है, अंडा से कौन बना? लार्वा, लार्वा से कौन बना? यहाँ पे प्यूपा, और प्यूपा से कौन बनेगा? कीड़ा बनेगा। ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लगता है छूट गया कोई क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखते हैं। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट डॉट के अतिरिक्त स्टेपल तंतु होते हैं। तो कौन से? तो रेशम जो है, रेशम को छोड़कर सभी क्या होते हैं? स्टेपल होते हैं। स्टेपल का मतलब हो गया छोटे रेशम वाले, जबकि रेशम कैसा होता है? फिलामेंट रेशा होता है, जिसका जो तंतु है वो बहुत लंबा होता है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं, और रेशम प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबा होता है, जिसकी लंबाई 800 से 1200 मीटर तक हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे ये रेशम कैसा है? तो ये फिलामेंट, बाकी सभी स्टेपल होते हैं। रेशम प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबा होता है, जिसकी लंबाई 800 से 1200 मीटर तक होती है, जिसमें नर्म से यहाँ पे चमकदार वस्त्र बनते हैं। क्षार के गर्म व साद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु तो यहाँ पे घुल जाएंगे। ऊन और सिल्क के तंतु क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। क्षार किस में? तो याद रखिएगा कौन सा वो है? तो ये याद रखेंगे यहाँ पे क्षार में, क्षार के गर्म व साद्र घोल में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो वो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च सिल्क उत्पादक क्षेत्र। कौन स्वयं निर्मित रेशम नहीं है? तो यानी जिसका स्वयं निर्माण नहीं होता वो रेशम कौन सा है? ये थोड़ा विवादित चलता है, बट ज्यादातर है कता हुआ या फिर लपेटा हुआ जो रेशम है वही आपका स्वयं निर्मित रेशम कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन है, तो इस तरह से ये दोनों लगा लीजिए। वैसे हर जगह यहाँ पे कता हुआ या लपेटा हुआ आता है, कटा अथवा लपेटा हुआ रेशम। ठीक है, याद रखिए। निम्न में से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे वो होता है रेशम। रेशम का तंतु या रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। रेशम का तंतु सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा तंतु होता है। तो आज की श्रृंखला में हमने रेशम को कंप्लीट किया, और रेशम हमारी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहा, क्योंकि रेशम से क्वेश्चन बनते हैं, बनते रहेंगे और बनेंगे भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो वो क्या है? स्वयं निर्मित रेशम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मूंगा, अरंडी, टसर रेशम है। स्वयं निर्मित, ठीक है, मूंगा है, अरंडी है और टसर है। ये तीनों हमने अभी पढ़े थे। मूंगा में क्या होता है? रेशम के कीड़ा, जिसको यहाँ पे याद रखेंगे बॉम्बे मैरी, इसको मारा नहीं जाता है। और यहाँ पे अरंडी में क्या होता है कि ये भी क्या है? स्वयं निर्मित रेशा है। और यहाँ पे टसर भी। और उत्पादित देश में की चलिए, तो आज की श्रृंखला में हमने रेशम को कंप्लीट किया। आने वाली श्रृंखला में हम फिर जल्दी ही
कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम ऐसा चार्ट या फिर कहें कि ऐसे पॉइंटों को बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में बनते हैं, या फिर कहें ऐसे क्षेत्रों को बताएंगे जो आपने अगर अब तक कवर नहीं किए तो आने वाले टाइम में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब 20 से 25 दिन है। तो इन 25 दिनों में आपको अपने आप को उस कहाँ पे खड़ा करना है ये आपको निश्चित करना है। तो आपके पास 25 दिन है, 25 दिन में आपको अपने आप को कहाँ पे खड़ा करना है ये आप ही निश्चय कर पाएंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे सेशन पर या हमारे मतलब क्लास में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, सभी नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।